Hi everyone, welcome in the new video. माई सेल्फ सचिन जैन और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे सचिन जैन सहारनपुर में। पिछले लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर सेकंड किया था कंप्लीट। आज हम लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी बेसिक टर्म्स देख ली थी और एंथैल्पीज़ भी देखी थी, उसका रिलेशन भी देखा था इंटरनल एनर्जी से, और बहुत उसकी कंडीशंस भी देखी थी किस कंडीशन में डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल होते हैं। आज थोड़ा उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज exothermic reactions. The reactions in which the heat is evolved are known as the exothermic reactions. For these reactions delta H is negative. ये वो reactions होती हैं जिनमें आपका जो हीट है वो इवॉल्व होती है। जैसे कंबशन की आप कह सकते हैं, सारी कंबशन की रिएक्शन जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं। फॉर एग्जांपल C+O2 gives CO2 एंड डेल्टा H इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल्स पर मोल। जैसे कार्बन का कंबशन आप करते हो तो CO2 बनता है और उसमें 393.5 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, आपको डाटा याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डाटा जस्ट फॉर एग्जांपल है। नेक्स्ट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल N2+O2 गिव्स ट्वाइस NO एंड फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच इज 180.7। इन इस तरह की रिएक्शंस के लिए उसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। मीन्स ये रिएक्शन तब होती है जब आप उसको हीट सप्लाई करते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज द थर्मोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस। ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे, हीट चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस इज नोन एज द थर्मोकेमिस्ट्री। जिसमें हीट चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे रिएक्शंस की, बेसिकली दैट ब्रांच इज नोन एज द थर्मोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन। When a balanced chemical equation not only indicates the quantity of the matter, different reactants and product, but also indicate the amount of the heat absorbed or evolved is known as the thermochemical equation. जब कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जो सिर्फ आपको ये ना बताए कि उसमें रिएक्टेंट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्या यूज़ हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, साथ ही साथ ये भी अमाउंट बताती है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हमने ऊपर भी लिखा था C+O2 gives CO2 and for this reaction delta H is -393.5 kilojoules per mole. This equation is known as the thermochemical equation because it is telling about the reactant and product as well as amount of the energy released. इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C+O2 gives CO2, C+O2 gives CO2, इस तरह से भी आप लिख सकते हो उसको, और साथ में प्लस करके लिख सकते हो 393.5 किलो जूल्स पर मोल। यदि अलग से लिखेंगे डेल्टा एच तो हमें नेगेटिव लिखना है, रिएक्शन में लिखेंगे तो एज ए पॉजिटिव लिखते हैं। हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, तीन नाम है इसके। द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन ए केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो जितनी हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं हम हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। इसको हम डेल्टा एच आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड करने का मेथड होता है डेल्टा एच आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ रिएक्टेंट, यानी कि एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच एफ होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का डिफरेंस होता है ये। Next is the enthalpy of formation. It may be defined as the enthalpy change when 1 mole of the substance is formed. इसमें क्या करना है, अपने 1 mole of the substance को form करना है from its element under the given conditions of pressure and temperature. जितना भी heat release होगी या absorb होगी तो वो कहलाती है आपकी enthalpy of formation. इसलिए हम इसको बोल देते हैं word को enthalpy change। ये देखो ध्यान से, मैं circle कर रहा हूँ, it is the enthalpy change means heat absorbed हो या heat release हो. It is represented by delta HF. फॉर एग्जाम्पल C+O2 gives CO2, जितनी भी हीट रिलीज होगी या एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। सिमिलरली आपको C2H6 बनाना है तो उसके एलिमेंट से फॉर्म करना है ट्वाइस C+3H2 gives C2H6। इसमें भी जितना एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी द चेंज इन एंथैल्पी। सिमिलरली आपको C2H5 फॉर्म करना है तो क्या करेंगे आप, एलिमेंट्स का यूज़ करना है, कोई भी कंपाउंड का यूज़ नहीं करना। ट्वाइस C+3H2 प्लस हाफ O2, जितने भी हैं आपको 1 मोल बनाना है, ये भी ध्यान रखना है साथ में। यदि कहीं पर जैसे हमारी इसी रिएक्शन में O2 को हमें हाफ लेना पड़ा तो आपको हाफ ही रखना है, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना और सिंगल मोल ही फॉर्म करना होता है।
और जितना भी एंथैल्पी चेंज होता है फॉर दिस रिएक्शन इट इज़ नोन एज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. सिमिलरली CH3CH twice C plus twice H2 plus O2 and delta H is equal to delta HF. नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अभी था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इट इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन द स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इट्स एलिमेंट. यानी कि जो आपको एलिमेंट यूज़ करने हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में यूज़ करने हैं, स्टैंडर्ड स्टेट्स में यूज़ करने हैं. मींस टेम्परेचर आपका वहाँ होना चाहिए 298 केल्विन और प्रेशर होना चाहिए वहाँ पर आपका 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार. एंड एलिमेंट्स ऑल्सो टेकन इन द स्टैंडर्ड स्टेट. जो कंपाउंड फॉर्म करना है वो भी स्टैंडर्ड में कंडीशन में होना चाहिए, जो एलिमेंट्स यूज़ करने हैं वो भी. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच एफ. नोट का साइन लगा देते हैं. नोट इंडिकेट करता है कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन है. नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन. इट मे बी डिफाइंड एज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड और ऑक्सीडाइज इन एयर. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच सी. यदि किसी कंपाउंड के 1 मोल को आप कंप्लीटली बर्न करते हो एयर में या ऑक्सीडाइज करते हो तो जितना भी एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन. अब जैसे सपोज CH4 का हम कंबशन करा रहे हैं, ट्वाइस O2 गिव CO2 प्लस ट्वाइस H2. जितना भी एंथैल्पी ऑफ चेंज होगा दैट विल बी नोन एज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन. कभी भी कार्बन कंपाउंड का कंबशन कराते समय आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, जितने कार्बन एलिमेंट होते हैं उतने बनते हैं यहाँ पर CO2 और जितने आपके यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं उसके जस्ट हाफ बनते हैं H2O. हाफ H2O बनेंगे. मान लो यहाँ पर जैसे CH4 में 4 थे H, तो यहाँ पर आपके जो फॉर्मेशन में बनेंगे 2 आइस H2O बनेंगे. ऑक्सीजन आपको फ्रैक्शन में लेना पड़े, होल नंबर में लेना पड़े, जैसे मर्जी यूज़ करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1 मोल का ही कंबशन कराना है. जो CO2 बनता है, जो H2O बनता है, बनाओ उसको एज इट इज़. सिमिलरली C2H5OH का कंबशन कर रहे हो आप तो ट्वाइस CO2 एंड 3 H2O विल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर कार्बन 2 है एंड देयरफॉर 2 CO2 विल फॉर्म एंड हाइड्रोजन आर द 6 एलिमेंट, देयरफॉर 3 H2O विल बी फॉर्म एंड द एंथैल्पी चेंज इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन. देखो मैंने यहाँ डेल्टा एच वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार, अब कोई डाटा नहीं यूज़ कर रहा हूँ, डाटा तो क्वेश्चन में अपने आप मिलेगा. सिमिलरली फॉर एसिटिक एसिड ट्वाइस O2 gives twice CO2 plus twice H2O and delta H is equal to delta HC. रिमेंबर दैट एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव. किसी भी चीज़ को हम कंबशन कराते हैं, जलाते हैं, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव आती है. नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. बिल्कुल सेम एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की तरह से ही है. इट इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, that is 298 Kelvin, 1 bar pressure, is completely burnt or oxidized in air to form the product. Also under standard condition, it is represented by delta H C naught. इसको भी delta H C naught से रिप्रेजेंट कर देते हैं. आपको जैसे भी पहले बताया था, जो भी आपको सब्सटेंस बर्न करना है या कंबशन कराना है वो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन करवाना है, so that the product can be formed. Next topic is the enthalpy of neutralization. इट इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज. कभी भी कोई भी डेफिनेशन आती है, चैप्टर में थोड़ी प्रॉब्लम यही है, डेफिनेशंस बहुत सारी है, एंथैल्पीज काफ़ी हैं, तो आपने जब भी बोलना है तो एंथैल्पी चेंज वर्ड जरूर बोलना है. जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दो. जैसे न्यूट्रलाइजेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बेस. रिमेंबर दैट इसमें 1 मोल नहीं लेना है, क्योंकि 1 मोल हो सकता है कि H2SO4 का आप यूज़ कर रहे हो तो 1 मोल ही आपको 2H आयन देगा, जबकि NaOH को यदि आप न्यूट्रलाइज करा रहे हो 1 मोल उसका एक OH देगा. तो 1 OH 2 हाइड्रोजन आयन से न्यूट्रल नहीं हो सकता, इसलिए हमें मोल नहीं लेना है. आपको यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट यूज़ करना है दोनों साइड, ताकि एक HO और एक ही OH हो. सिमिलरली मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर NaOH प्लस HCl gives NaCl प्लस H2O एंड फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन इज -57.1 kilojoules per mole. Remember that the enthalpy of neutralization of for any acid, strong acid like HCl, H2SO4 or any other by strong base like NaOH, KOH is always constant, that is 57.1 kilojoule per mole. यदि आप कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हो और कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो और उनका कंप्लीट कंबशन करवाते हो तो हमेशा 57.1 किलोजूल ही एनर्जी रिलीज होगी. सिंस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वो पूरे डिसोशिएट हो जाते हैं, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं. इफ़ एनी एसिड और बेस और बोथ आर वीक, यदि कोई एसिड या बेस या दोनों ही वीक होते हैं, देन द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस देन 57.1 किलोजूल. सिंस वीक एसिड एंड वीक बेस आर नॉट कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में पूरे डिसोशिएट नहीं होते हैं बिकॉज दे आर वीक.
Hence some heat is used for the complete dissociation of weak acid or weak base. तो इसलिए कुछ amount of energy हमारा waste हो जाता है for the complete combustion of weak acid और weak base में. The enthalpy of neutralization की हम बात करें, एसिटिक एसिड की NaOH से करते हैं तो ये 55.52 है किलो जूल, और इट इज स्लाइटली लेस देन द 57.1 सिंस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज फॉर द कंप्लीट कंबशन या कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड वीक एसिड था, पूरा पूरा डिसोशिएट नहीं हो रहा था, इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको कंप्लीटली कंज्यूम डिसोशिएट कराने में कंज्यूम हो गई, इसलिए हमारा थोड़ा सा अमाउंट अब की बार लेस रिलीज हो रहा है. यही हमारा क्वेश्चन भी है. वाई द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CH3 COOH विद NaOH स्लाइटली लेस देन 57.1 किलो जूल. कभी भी नहीं पूछेंगे कितनी होती है, 57.1 भी देखो खुद ही बता रहे हैं वो, आपको आंसर ऊपर वाले लिखना है. नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. when 1 mole of the substance is completely dissociated into gaseous atom. आपका कोई भी सब्सटेंस है, आपको उसके एटम्स को ब्रेक करके, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके सिंगल एटम्स बना देने हैं गैसेस स्टेट में. देन द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. जैसे H2 है, डिसोशिएट करेंगे तो आप H बनेंगे एटम्स, और जितनी भी एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. हाइड्रेशन कहते हैं जब वाटर का अटैचमेंट होता है, कहीं पर कोई सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस, और वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, देन द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन एंड द एंथैल्पी चेंज इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. डेफिनेशन देखो अब इसकी. It is defined as change in enthalpy change when 1 mole of the anhydrous salt combined with the required number of moles of water to change into the hydrated salt. कोई भी anhydrous salt है और वो required number of moles के साथ में water के combine होता है so that it can be converted into hydrated salt. Then the enthalpy change is known as the enthalpy of hydration. For example, CuSO4 plus 5H2O gives CuSO4 dot 5H2O, and hydrous salt था, अभी hydrous salt बन चुका है. Then the enthalpy change for this process is known as the enthalpy of hydration. Similarly, next topic is enthalpy of hydrogenation. सिंपल प्रोसीजर है. हाइड्रोजनेशन आप जानते ही हो, मीन्स जब 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कम्प्लीटली हाइड्रोजिनेटेड करवाते हैं तो जितना एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन. और एग्जांपल क्या है इसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव CH3 एंड फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा H इज डेल्टा H हाइड्रोजनेशन. जितनी भी एंथैल्पी रिलीज होगी डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने में, दैट इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन. एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होती है ये समझो. इट इज़ डिफाइंड एज, एलोट्रोप है, नाम से क्लियर हो रहा है, एक एलोट्रोप को दूसरे एलोट्रोप में चेंज करना है. टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर दिस प्रोसेस विल बी नोन एज enthalpy of allotropic transformation. It is defined as the enthalpy change that takes place when 1 mole of the substance, 1 mole of and 1 form of allotropic modification change into the another. एक 1 मोल यूज़ कर रहे हो, एक फॉर्म ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्म मॉडिफिकेशन है, उसको दूसरे में चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, कार्बन ग्रेफाइट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डायमंड, then the enthalpy change is known as the delta H transformation, means allotropic transformation. बहुत सारी एंथैल्पीज हैं इस चैप्टर में, आप बोर हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक कॉमन सी बात बताऊं, सब में सारी डेफिनेशंस में एक वर्ड बार बार आ रहा है, एंथैल्पी चेंज, और बाकी जो प्रोसेस है उसके बारे में जरा सा एक्सप्लेन कर दो. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मीन्स इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट. 1 मोल सॉलिड है, उसको 1 मोल लिक्विड में चेंज करेंगे, जितना भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज नोन एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल, आइस था, H2 सॉलिड, उसको आपने H2 लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा H फ्यूजन जितना होगा दैट विल बी 6 किलो जूल पर मोल. एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग हैज़ द सेम वैल्यू एज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बट साइन अपोजिट होगा. यदि फ्रीजिंग की बात करें और उसकी फ्यूज़न की बात करें, फ्यूज़न होता है मेल्टिंग, फ्रीजिंग होता है फ्रीज करना किसी सॉलिड को, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और बस उसमें साइन अपोजिट हो जाता है. नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. इट इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, देखो बार बार आ रहा है ये वर्ड, to convert 1 mole of the liquid substance into its gaseous state at its boiling point. 1 mole of solid substance है, आपको उसको 1 mole of liquid में चेंज करना है, सॉरी गैस में चेंज करना है, और उसके बॉइलिंग पॉइंट पे करना है, तो जितना भी एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. H2O liquid gives H2O gas and delta H vaporization is equal to delta H. Enthalpy of condensation has the same value of the enthalpy of vaporization but opposite sign. जैसे अभी ऊपर था बिल्कुल सेम है, कंडेंसेशन की एंथैल्पी और वेपराइजेशन की एंथैल्पी सेम होती है बट साइन अपोजिट होते हैं. नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन.
It is defined as the enthalpy change to convert 1 mole of the solid substance into vapor phase at a given temperature. 1 mole solid है, 1 mole उसको गैस में चेंज कर दें directly without converting into the liquid phase below its melting point, then the enthalpy change is known as the enthalpy of sublimation. For example, I2 solid है आपके पास, आप उसे चेंज कर रहे हो I2 गैस में, और जितना enthalpy change हो रहा है that is called enthalpy of sublimation. Next very important topic is हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट या डेफिनेशन करना है, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा. हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन अ रिएक्शन रिमेन्स सेम वेदर द रिएक्शन या प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ए सिंगल स्टेप और इन ए नंबर ऑफ स्टेप. जब कोई प्रोसेस आपका सिंगल स्टेप में होता है या टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन्स सेम. जैसे सपोज करो मैं कोई रिएक्टेंट आपका ए है, उस रिएक्टेंट ए को डायरेक्टली पी में कन्वर्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट में, टोटल एंथैल्पी चेंज मेरा डेल्टा एच है. अब सपोज करो मैं इसको 3 स्टेप्स में करता हूँ. पहले मैं बी फॉर्म करता हूँ, फिर मैं सी फॉर्म करता हूँ, उसके बाद पी बनाता हूँ. फॉर एग्जांपल ए टू बी एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच वन, बी टू सी एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा एच टू, एंड फाइनली एंथैल्पी चेंज फॉर द सी टू पी इज डेल्टा एच थ्री. Therefore, according to the Hess law, delta H will be is equal to the delta H1 plus delta H2 plus delta H3. एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे लिया हुआ है आपके लिए. सपोज सी प्लस ओ टू गिव सी ओ टू एंड फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा एच इज -393.5 किलो जूल्स पर मोल. सपोज मैं अब इसको डायरेक्टली सी ओ टू नहीं फॉर्म कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको चेंज करता हूँ. पहले सी ओ में चेंज करूँगा, सी प्लस हाफ ओ टू गिव सी ओ, और इसमें टोटल एंथैल्पी चेंज है -110.5, एंड सी ओ से सी ओ टू बनाने में एंथैल्पी है -283. तो अब इन दोनों का सम करके देखो, इट विल बी इक्वल टू -393.5 विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एच. तो आपकी वैल्यूज़ भी सेम आ रही है. ये हमारा हेस लॉ है. अब इसका कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो आप. नंबर 1, एंड कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैन बी कैलकुलेटेड, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कैन बी कैलकुलेटेड. Number 3, enthalpy of allotropic transformation can be calculated, enthalpy of hydrogenation या hydration can be calculated, and finally enthalpy change for any reaction can be calculated. इनके अलावा भी कोई प्रोसेस है तो आप हेस लॉ का यूज़ करके उसके लिए भी एंथैल्पी फाइंड कर सकते हो. एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको. कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. डाटा आपको दिया हुआ है. फर्स्ट रिएक्शन में सी प्लस ओ टू है, gives CO2. Second reaction H2 plus half O2 gives H2O. Third reaction CH4 plus CO2 gives CO2 plus H2O. एक छोटी सी प्रॉब्लम मिस्टेक हुई है मुझसे, यहाँ पर ट्वाइस H2O आना था, यहाँ पर बैलेंस कर लेना आप अपने आप इसको. तीनों की एंथैल्पीज भी दी हुई है. अब सबसे पहला हमारा काम क्या है, एम इक्वेशन को सेट करना. एम हमें क्या बनाना है, यहाँ पर मीथेन की फॉर्मेशन करनी है. तो मीथेन कैसे बनती है, C प्लस 2H2 गिव्स CH4. आपको CH4 बनाना है ना, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को ही यूज़ करना है. फॉर दिस प्रोसेस डेल्टा एच आपको फाइंड करना है. अब देखो इसमें जो भी इक्वेशंस दी हुई हैं आपको उनका यूज़ करना है. लेफ्ट साइड देखो C प्लस 2H2 है, तो C यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में देखो है, और सेकंड इक्वेशन में H2 है, लेकिन डबल नहीं है तो हम उसका डबल कर लेंगे. इक्वेशन फर्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन सेकंड, और जो इक्वेशन जनरली बच जाती है उसको हम माइनस कर देते हैं. थर्ड इक्वेशन को करेंगे माइनस. C प्लस O2 गिव CO2 एज इट इज़. सेकेंड इक्वेशन का डबल कर दिया, ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O, एंड इनको ऐड करेंगे तो इक्वेशन बनती है C प्लस ट्वाइस H2 प्लस ट्वाइस O2 गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O. नाउ सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन नंबर थर्ड, ये मैंने थर्ड इक्वेशन लिख दी इसी के नीचे. CH4 प्लस ट्वाइस O2 गिव्स CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन ट्वाइस O2 विल कैंसिल आउट, CO2 विल कैंसिल आउट, एंड ट्वाइस ऑफ H2O. यहाँ पर ट्वाइस आना था, ये वही पहले वाली मिस्टेक हुई है मुझसे, सही कर लेना आप इसको. और देन यू विल गेट C प्लस 2H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ CH4 माइनस में है ना, ये आप राइट साइड में जब ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव CH4. कभी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हम माइनस में नहीं लिखते हैं ना. अब इसके लिए टोटल एंथैल्पी आपने क्या किया, जो जो आपने प्रोसीजर किया उसी हिसाब से कर दो. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 पहले की एंथैल्पी प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा H2 और माइनस डेल्टा H3. इन तीनों की वैल्यूज़ पुट करो और सॉल्व कर दो, यू विल गेट -74.8. एक काम और कर सकते थे हम, जैसे जैसे भी हमने क्वेश्चन में सिंगल में प्लस किया, यहीं पर
यहीं पर हम इनकी वैल्यू रख सकते थे डेल्टा H1, यहाँ डबल कर सकते थे डेल्टा H2 सपोज करके, या फिर उसका सम फाइंड करते। उसके बाद जब इनमें से हमने थर्ड को माइनस किया तो यहाँ फिर हम वैल्यू पुट करते और डायरेक्ट आंसर आ जाता। लेकिन वो साइड बाय साइड हमें रिएक्शन बनाने के साथ साथ कैलकुलेशन भी करनी पड़ती, थोड़ा डबलिंग हो जाती। तो आप इसको बेटर है आप सेपरेटली कर लो, पहले इक्वेशन फॉर्मेशन का काम कर लो, फिर कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा H कर दो अलग से, जैसे मैंने बताया। और एक आज आप एग्जाम्पल ट्राई करो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 8 है, वो आज अब इससे रिलेटेड है, बिल्कुल सिंपल है, ट्राई करो। प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताया करो कमेंट बॉक्स में मुझे, उससे मुझे पता चलता है कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं करना। और अब आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। और अपने फ्रेंड्स को भी कहो ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।